नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम कनेक्ट पर एक बार फिर से। मैं पंचम प्रकाश आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज लाइव और कहानी है आज एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की। पंचम प्रकाश की कहानियाँ में आज ये छठा एपिसोड है और कहानी मुंबई की है। उस दौर के मुंबई की जब ठीक से कोई कोई डॉन नहीं बना था, बहुत बड़ा डॉन नहीं बना था। तो मुंबई की एक दोपहर की बात है, लगभग 2 बज रहे होंगे। जेजे स्क्वायर से थोड़ा सा आगे एक मस्जिद था और उस मस्जिद से दूर जेजे स्क्वायर के पास ही एक चौराहे पर दाऊद और उसके कुछ साथी किसी का इंतजार कर रहे थे। इंतजार वो जिसका कर रहे थे, उस वक्त दाऊद की स्थिति ऐसी थी कि वो उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता था। दाऊद ठीक से आप समझ लीजिए कि गली के जो छोटे-मोटे अपराधी होते हैं ना, वो भी उस वक़्त नहीं बना था और उसने एक इतने बड़े एक लोकल डॉन से पंगा ले लिया था, जिससे एक कहते हैं ना 1 टू 1 लड़ाई करना दाऊद के लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। इलाके में जो डॉन भाई और दादा के नाम से जाना जाता था, एक हट्टा-कट्टा पहलवान जो अपना अखाड़ा चलाता था, अपना दरबार लगाता था, जिसके दरबार में पुलिस भी आते थे, तो फिर वो बाहर रुकते थे दरवाजे पे और जब तक वो इशारा नहीं करता था वो दादा, तब तक पुलिस भी उसके दरबार में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। ये उस दौर के मुंबई की कहानी है, जब मुंबई में ठीक से आपको बताऊँ तो चहल-पहल भी ऐसी नहीं होती थी और उस अखाड़े के पहलवान को ललकारने के लिए दाऊद खड़ा था एक चौराहे पर। उसके बाद जैसे ही वो पहलवान मस्जिद से बाहर निकलता है, दाऊद और उसके साथी उससे भिड़ जाते हैं। एक के बाद एक उस पर इतने सोडा के बोतल फेंकते हैं, खुद नहीं लड़ता है दाऊद। उसके ऊपर सोडा के बोतल से वार करता है और उस डॉन को, उस दादा को, कहें तो मुंबई में डॉन ही होते हैं, बाहुबली नहीं होते हैं, लेकिन वैसी ही छवि रखता था वो, उसको मुंबई से खदेड़ कर भागने पर मजबूर कर दिया दाऊद ने। ये कहानी आपने पढ़ी होगी और मैंने भी पढ़ी है, हुसैन जैदी की किताब है डोंगरी टू दुबई और इसमें एक चैप्टर है डेविड बनाम गोलायत। तो इस चैप्टर में ये कहानी है कि दाऊद ने अपने बाप की हुई बेइज्जती का बदला कैसे लिया। जब दाऊद के बाप इब्राहिम कासकर जो कि हेड कांस्टेबल थे क्राइम ब्रांच में, उसकी जब किसी ने बेइज्जती कर दी, तो फिर दाऊद ने ये भी नहीं देखा कि वो एक बहुत बड़ा डॉन है और उसने उसको जड़ से खत्म कर दिया। तो ये कहानी तो सबको पता है, ये कहानी मैंने भी इससे पहले सुनाई है, लेकिन वो डॉन था कौन? कैसे वो डॉन बना? मतलब दाऊद डॉन है और उससे पहले हाजी मस्तान, करीम लाला, कई लोग डॉन हुए। ये सब तो हम जानते ही हैं, उनकी कहानी भी सुनते हैं, चाहे वो हाजी मस्तान हो या फिर करीम लाला। लेकिन ये डॉन कौन था जो पहलवान था, मुंबई के अंदर यानी कि उस समय के बॉम्बे के अंदर अखाड़ा चलाता था, खुद भी पहलवानी करता था। तो उसकी कहानी क्या है? कैसे वो डोंगरी का पहला डॉन बना? डोंगरी टू दुबई, दाऊद पाकिस्तान में है, दाऊद ही डोंगरी का राजा है, ठीक है? ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन असल में डोंगरी का पहला डॉन कौन था? आज वो कहानी मैं आपको बताऊँगा। और आप देखेंगे कैसे एक मामूली सा लड़का, दाऊद की कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन दाऊद से पहले, अगर दाऊद से पहले वो ना डोंगरी का डॉन होता, अगर उसने दाऊद के बाप की बेइज्जती ना की होती, तो दाऊद शायद आज इतना खूंखार और इतना कहते हैं कि डॉन बनने की जो एक फितरत आती है, वो उसमें नहीं आती। और वो कैसे आई, ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले जो 1-2 सवाल आते रहते हैं कहानियों के बीच में, उस पे थोड़ा-सा बात करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर ऐसा ना होता तो दाऊद डॉन नहीं बनता। ऐसा हम कई कहानियों में कहते हैं, जैसे खालिद पहलवान ने उसको गोली से नहीं बचाया होता तो दाऊद ज़िंदा नहीं बचता। तो जब कोई इतना बड़ा डॉन बनता है या इतना बड़ा कोई नाम बन जाता है, तो उसके पीछे ऐसी कई कहानियाँ होती हैं, जिसमें जो उसको बड़ा बनाने के पीछे एक तरह से आप समझ लीजिए तो हकदार होता है। उन्हीं में से एक कहानी दाऊद से जुड़ी, लेकिन डोंगरी के पहले डॉन की कहानी है।
उस डॉन की जिसका नाम उसका नाम था अहमद खान। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा कि मुंबई में अहमद खान कौन था। करीम लाला तो हमने सुना है, हाजी मस्तान भी सुना है हमने, बहुत सारे पठानों के भी नाम सुने हैं। ये अहमद खान पहली बार सुन रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम भी सुना है, दाऊद इब्राहिम तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन अहमद खान कुछ नया है। और अहमद खान डोंगरी का पहला डॉन ऐसा तो हमने सुना ही नहीं था। तो असल में ये अहमद खान जो है वो अहमद खान के नाम से नहीं बल्कि एक अलग नाम से जाना जाता था, और वो नाम था उसका बासु दादा। लेकिन इस नाम ये जो नाम मिलने की भी क्या कहानी है, आइए एकदम इसको शुरू से ही शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये मुंबई के उस दौर की बात है जब मुंबई में बहुत ज़्यादा आज की तरह चहल पहल नहीं होती थी। आज के तरह ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, और ना ही बहुत ज़्यादा आज की तरह भीड़ भाड़, ना ही वहाँ पर इतने सारे लोग थे। लेकिन बाहर से लोग उस वक्त भी आते थे। ऐसे ही मुंबई में ना कई सारे लोग जो है मुंबई में काम की तलाश में पहुंचे, और फिर वो आगे डॉन बन गए, जिसमें आप हाजी मस्तान का भी नाम सुनते हैं, वरदराजन मुदलियार का भी नाम सुनते हैं, करीम लाला भी यहाँ तक कि बाहर से ही आया था। वो बाहर से छोड़िए, वो बाहर देश से ही आया था। तो ऐसे ही अहमद खान की भी कहानी है। वो उस वक्त मुंबई में आता है जब वहाँ बहुत कुछ नहीं था। साइकिल के पंचर की दुकान पर कहते हैं कि वो काम करने की शुरुआत करता है, वही छोटी-मोटे काम करता था। कुछ और भी लोगों के काम कर दिया करता था जिससे कि उसे 2 पैसे कमाने के लिए मिल जाए। कुछ ऐसा ही करके वो अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा कर रहा था, लेकिन इन सभी चीज़ों से उसका जो है ना एक तरह से ज़िंदगी चल नहीं रहा था। यहाँ तक कि कहते हैं कि हालत ऐसी थी उसकी कि वो खाने-पीने का जो खर्चा होता था, वो भी वो निकाल नहीं पाता था अपना। इस वजह से उसका ध्यान भटकने लगा कि आखिर पैसा इज़िली कैसे कमाएँ। फिर एक दिन की बात है, ये जो होता है अहमद खान, अब तक ये अहमद खान ही था, बॉम्बे में, पुराने बॉम्बे में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक़्त ये क्या करता है, इसको इसके दिमाग में आता है कि अब पैसा कमा तो नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं से लूट ही लेता हूँ। और फिर ये क्या करता है कि एक सेठ को देखता है जो अपने हाथ में बैग लिए जा रहा था, मुंबई में बीच बाज़ार। आप समझ लीजिए कि सभी लोगों के सामने कहते हैं ना कि दिन दहाड़े, वैसा एक वाक़या होता है। एक सेठ अपना बैग लेकर जा रहा था, और इसी बीच में क्या करता है, अहमद खान भागते हुए जाता है और उस सेठ के हाथ से बैग छीनकर भागने लगता है। दोपहर का वक़्त था ये, और आस-पास में कुछ पुलिस हवलदार भी मौजूद थे। अगर आपने वो पुरानी फ़िल्म देखी होगी बॉम्बे पे आधारित या मुंबई से जुड़ी हुई, तो आपको दिखते होंगे कि पहले के ज़माने में जो हवलदार होते थे, उनका ड्रेस थोड़ा-सा ब्लू कलर का होता था, उनके घुटने तक उनका ड्रेस होता था। तो वैसे हवलदार उस वक़्त तैनात थे सड़क पर, और उन्होंने देखा कि जब सेठ का बैग छीन कर एक लड़का भाग रहा है, तो वो चोर भी पीछे-पीछे भागने लगे, और सब जब क्या कहते हैं, चोर के पीछे पुलिस भागने लगा, और उसके साथ ही साथ लोग भी चिल्लाने लगे कि चोर, चोर पकड़ो, पकड़ो। अब ये सब खूब चलता है, खूब शोर-शराबा होता है, चोर भाग रहा है, और इसके बाद आगे जाकर 15 साल का ये लड़का था उस वक़्त, ये पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, और उस वक़्त जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अहमद खान सिर्फ़ 15 साल का था। तो उस पे कोई भारी कार्रवाई नहीं होती होगी, जैसे कि उसको थाने ले गए, लॉकअप में बंद कर दिए, जेल भेज दिए, ऐसा नहीं हुआ। उसे भेज दिया गया डोंगरी के ही चिल्ड्रेन होम। जैसा आपने सुना होगा, कई बार अभी भी सुनते होंगे कई कहानियों में कि बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। असल में एक तरह से आप समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि ये बच्चों का ही जेल होता है, जहाँ पर अगर कोई बच्चे कोई क्राइम करते हैं तो उनको सुधरने के लिए एक तरह से उनको भेजा जाता है। लेकिन इस तरह के जगह की भी स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ पर सुधरना ज़्यादा मुमकिन होता नहीं है, बल्कि आपको और ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसके साथ जुड़कर आप ऐसे ही रास्तों पर निकलते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम देखते हैं, फ़िल्म भी हो या असल ज़िंदगी भी हो। उस वक़्त का भी हाल ऐसा ही था, जिसके बारे में मैं सुनता रहता हूँ कहानी पुराने दिनों की मुंबई की, फिर चाहे वो हुसैन जैदी की कहानियों में सुनूँ या फिर बलजीत बरमारे, उस समय के जो पत्रकार सब हैं, जब उनकी बातें सुनता हूँ तो पता चलता है कि उस दौर में भी जो बाल सुधार गृह था, उसका हाल बहुत अच्छा नहीं था। वहाँ पर जगह से ज़्यादा बच्चे रहते थे,
उनकी देखभाल बहुत अच्छे से नहीं होती थी। तो अहमद खान भी पकड़े जाने के बाद ऐसे ही माहौल में पलता है, बढ़ता है और उस दौरान वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जेल के अंदर जैसे कैदियों से काम करवाया जाता है, वैसे ही बाल सुधार गृह में भी बच्चों से कुछ-कुछ काम करवाया जाता है। और सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पे जब वो बाल सुधार गृह में था, तो वहाँ पर उसे काम करने के लिए जैसे कि बर्तन उठाना या फिर कोई भारी सामान इधर से उधर करना, इस तरह के काम जो है बाल सुधार गृह में ये करता था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब ये अहमद खान बाल सुधार गृह में चला जाता है, तो वो इस तरह का काम भी वहाँ पे करने लगता है। और उसके बाद ही यहाँ पे क्या होता है कि जब वो रेगुलर हेवी वर्क करता था वहाँ पे, तो उसने अपने शरीर में एक फ़र्क देखा कि उसका जो है ना एक तरह से मसल गेन कर रहा है वो। जैसे कोई एक्सरसाइज़ करता है तो बॉडी बिल्डर, तो उनके जो मसल्स गेन होने लगते हैं, एक तरह से उनके बाइसेप्स ये सब बनने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ अहमद खान के साथ भी हुआ और उसे ये चीज़ अच्छा लगने लगा और इसके बाद कहते हैं कि वो इस तरह के काम और भी करने लगा जिससे कि उसकी बॉडी बने और इस तरह के कामों में ही वो लग गया। धीरे-धीरे वो अपना बॉडी बनाकर जो अपने आस-पास रहने वाले बच्चे होते थे, उनको भी डराना-वराना शुरू कर देता है। उसके बॉडी को देखकर लोग उससे डरते भी थे कि अगर इसे कुछ बोला तो पता नहीं क्या कर देगा। स्कूल सब में भी ऐसा ही होता है कि जो अपने से बड़ा लड़का है, बच्चे उनसे डर जाते हैं। तो ऐसा ही माहौल अपना वो तैयार करने लगता है। 15 साल की उम्र में वो वहाँ जाता है और देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं। अब वो एक तरह से एडल्ट हो गया था और वहाँ से निकलने का समय भी हो गया था। वो वहाँ से छूट जाता है और बाहर की दुनिया में आ जाता है। अहमद खान जो चोरी करके चोरी क्या चोरी करने का प्रयास वो करता है, एक तरह से अटेम्प्ट करता है, उसके बाद वो पकड़ा जाता है। 3 साल फिर वो ऐसे ही धाक वाले माहौल में रहता है जहाँ उसने खुद को एक बॉडी बिल्डर के रूप में एक डेवलप करता है और उसके बाद वो बाहर की दुनिया में आता है। यहाँ भी अपना जो हाव-भाव है वो कुछ ऐसा ही बनाता है कि उसके पास बहुत ताकत है, वो बॉडी बिल्डर है और इस तरह की चीज़ वो शुरू करता है। बाहर आने के बाद अपना जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल भी वो वैसा ही बनाता है। लेकिन बाहर तो वो आ गया था, लेकिन अब भी उसके पास जो हालात थे उसके, वो वही थे जो आज से 3 साल पहले थे, जिसकी वजह से उसे चोरी करने पड़ा था। यानी कि उसके पास ना खाने को खाना था और ना रहने को घर। तो ऐसे स्थिति में वो क्या करता है कि फिर से उल्टे-सीधे रास्ते पर ही निकलने की वो ठान लेता है। और जब भी पुराने दौर की मुंबई की हम बात करते हैं, बॉम्बे की हम बात करते हैं, तो एक चीज़ हम बताते हैं कि उस दौर में जो है, वो स्मगलिंग का बड़ा एक तरह से चलन था और जितने भी पावरफुल लोग थे, डॉन थे, वो सब कहीं न कहीं डॉकयार्ड से जुड़े हुए थे। इलीगल और आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह से सामान की हेरा-फेरी में लगे रहते थे। उन दिनों जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का भी जो बाहर से आता था, उनका भी काफ़ी चलन था, लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अहमद खान भी क्या करता है, वो कोशिश करता है कि डॉकयार्ड से जो ट्रक्स निकलते हैं, उसको वो किसी तरह से लूट ले और इसके लिए अपना वो लोकल लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप भी बनाता है और डॉकयार्ड से निकलने वाले ट्रक पर वो कूद जाता था, किसी भी तरह वहाँ तक पहुँच जाता था और जो सामान इम्पोर्ट हो रहा था, उसमें से ट्रक में से कुछ कार्टन निकाल लेता था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, फिलिप्स का जैसे ट्रांजिस्टर आता था और टीवी वगैरह या फिर आपको कहूँ तो राडो की घड़ी वगैरह आती थी। तो उस तरह की घड़ियाँ और ये सब चीज़ थे ना, वो कार्टन कहीं-कहीं निकाल लेता था और उसके बाद उसे मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा वो कमा लेता था। धीरे-धीरे उसे लगा कि जब इस चीज़ में इतना मुनाफ़ा है, इसे और बढ़ाया जाए। कुछ चोरी करने के लिए वो और भी ज़्यादा कोशिशें करता है और इस तरह से वो अपना एक गैंग बनाने लगता है। और इसके बाद वो सोचता है कि जब हम इतना कुछ कर ही रहे हैं, तो चोरी-छिपे ये सब करने की जगह, किसी के सामान लूटने की जगह, हम खुद ही ना ये धंधा शुरू कर लें, यानी कि स्मगलिंग का धंधा। और इसके बाद जो है अहमद खान, वो धीरे-धीरे स्मगलिंग के धंधे में आता है और शुरुआत वो करता है उस समय जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा, जो मैंने पिछले कई कहानियों में आपको बताया कि उस समय टैक्स और ये सब कुछ ऐसा था कि सोने की भी खूब स्मगलिंग होती थी, जिसमें हाजी मस्तान का बड़ा नाम था।
लेकिन हाजी मस्तान बड़े प्लेयर में से थे, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग छोटे-मोटे स्मगलिंग और भी बहुत कुछ करते थे। उसी में से एक जो है ये अहमद खान भी था, उसने भी स्मगलिंग शुरू कर दी और स्मगलिंग के धंधे में भी अब वो आ गया था। और अब वो तस्करी करने लगा था, चोरी-छिपे ट्रक से लूट कर नहीं, अब सीधे-सीधे वो गोल्ड की स्मगलिंग करने लगा था अपने गैंग वाले लोगों के साथ-साथ। तो अब देखिए यहाँ पर ये धीरे-धीरे दादा तो बन जाता है बॉडी बनाकर, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग का जो उसका एक शौक था ना, वो उसके अपराध के साथ-साथ चलता रहता है। जिस तरह से वो गैंग बनाता है, उसी तरह से वो एक अखाड़ा भी डेवलप करता है। अखाड़ा आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर पहलवान लोग जो होते हैं, वो अपने कुश्ती और उठा-पटक इन सभी चीज़ों का अभ्यास करते हैं, जो आप फ़िल्मों में देखते होंगे कि कुछ ऐसा दिखता होगा, जहाँ पर लोग होते हैं, अपना एक जगह होता है, वहाँ पर पहलवान इकट्ठा होते हैं और प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो अहमद खान भी अपना एक अखाड़ा ऐसे डेवलप करता है, जहाँ पर वो बादाम भी पिसवाया करता था, बादाम की लस्सी बनाया करता था एक तरह से। जैसे आजकल लोग प्रोटीन शेक पीते हैं जिम जाने वाले, उस समय वो बादाम का एक तरह से अपना एक मिल्क पाउडर तैयार करता था और वो खुद भी पीता था, वहाँ अपने साथ जो लोग होते थे उनको भी पिलाता था। और इसको शौक इतना था, ये अहमद खान जो है, इसको शौक इतना था पहलवानी का कि वो वहाँ पर खुद भी पहलवानी करता और खुद वो 30-32 साल का था या उससे ज़्यादा का रहा होगा और वो अपने से जो यंग लड़के होते थे, उनको वो चैलेंज करता था कि चलो अब आओ क्या कहते हैं पुशअप करते हैं, ये सब करते हैं, देखते हैं कि कौन कितना कर पाता है और वो चैलेंज करता था। जहाँ जो नए लड़के होते थे, उससे ज़्यादा यंग, वो 30, 40, 50 आते-आते रुक जाते थे। वहीं ये जो अहमद खान था, वो 100 बोलता था और 120, 130 दंड बैठक मार लेता था। मतलब वो पहलवानी का इतना शौकीन था और कोई था नहीं वहाँ पर जो उसको इस सब चीज़ों में चैलेंज कर सके। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी उसका एक अपना शौक था। अखाड़ा के बाद वो धीरे-धीरे क्या करता है कि अपना दरबार भी एस्टेब्लिश करता है। यानी कि जैसे राजा-महाराजा का होता है कि एक सिंहासन लगा हो, वहाँ वो बैठे और फरियादी उसके दरबार में आए। तो अहमद खान अब स्मगलिंग के बाद अखाड़ा-अखाड़ा के साथ अपना दरबार भी बनाता है, जहाँ पर लोग उसके पास आए और वहीं से अखाड़ा भी चल रहा है। मतलब सब कुछ एकदम वो खुद को धीरे-धीरे एक किंग के तरह डेवलप करता है और उन दिनों ये सभी चीज़ों का भी काफ़ी आया था। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था भारत में कि भारत में कोई डॉन हो, ठीक है? ये सभी कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का हो या फिर डॉन और माफिया ये सभी बाहर से आया है, जिसके बारे में हमने पिछले कहानी में भी बात की थी और आगे भी हम कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से वो डॉन बनकर उभरने लगा और अखाड़ा भी चला रहा था, स्मगलिंग भी कर रहा था और साथ ही साथ वो अपने नए लोग भी अपने साथ जोड़ रहा था। उसकी धाक इतनी बनती जा रही थी कि आस-पास के लोग भी अब उससे डरने लगे थे। खुद वो उसका आप देख लीजिए कि ऐसा पहलवान था वो कि बॉडी एकदम हट्टा-कट्टा था उसका और जो अपने शर्ट का बटन है वो भी वो खोल कर रखता था और टाइट शर्ट पहनता था जिससे कि उसका बॉडी भी दिखे। तो कुल मिलाकर वो अपने जो बॉडी था, मसल्स था उसका खूब नुमाइश करता था वो ताकि लोग देखकर उससे डरें और ऐसी अपनी छवि बनाता है और ऐसे करते-करते और भी लोग अपने साथ जोड़ने लगता है। तो अब यहाँ पे जो ये अहमद खान है, इतना पावरफुल खुद को समझने लगता है कि ये सभी चीज़ें करने के बाद वो खुद को बादशाह भी कहलवाने लगता है। यानी कि वो लोगों से कहता है कि तुम मुझे बादशाह कहो। अब ये बादशाह कहने की बात भी आती है, इसी वक़्त उसके साथ एक और आदमी जुड़ते हैं जिसका नाम होता है रहीम। रहीम चाचा के नाम से भी वो जाने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि दाऊद उसे चाचा कहता था क्योंकि वो जो रहीम थे, वो इब्राहिम कास्कर के दोस्त थे। यानी कि दाऊद के जो पिता थे, इब्राहिम कास्कर, जो हेड कांस्टेबल थे, उसके दोस्त थे रहीम, जो बासु के साथ काम कर रहे थे। बासु ने उसे अपने साथ जोड़ा था क्योंकि उसका कहते थे कि दिमाग बहुत तेज़ था। तो बासु ने उसे अपने साथ काम पे रखा था और एक तरह से आप समझ लीजिए कि पार्टनर की तरह। और वो भी कहता है कि अगर तुम मुझे इज़्ज़त दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन गुलामी नहीं करूँगा। तो ऐसे करके उनके साथ रहने लगता है। तो वो बादशाह नहीं कहता है उसे, वो अहमद खान को बासु कहने लगता है। यानी कि बादशाह को और शॉर्ट करके बासु कहने लगता है और बाकी सभी लोग जो होते हैं वो बासु दादा कहने लगता है, यानी कि भाई, भाईजान, भाई इस तरह के मतलब अपने से जो बड़ा लोग है उसको एक तरह से ऐसे इज़्ज़त देते हुए। तो रहीम चाचा जो होते हैं
वो उसे बासु कहने लगता है, बाकी लोग बासु दादा। इस तरह से अहमद खान का जो नाम है ना, वो मुंबई में डोंगरी के अंदर जो टेमकर मोहल्ला था, वहाँ पर वो बासु दादा के नाम से मशहूर हो गया। आगे यही रहीम चाचा जो होते हैं, वो बासु दादा की मुलाकात जो है, अहमद खान जो अब बासु दादा बन चुका था, उसकी मुलाकात इब्राहिम कासकर से करवाते हैं। अब ये कहानी आप समझिए कि धीरे धीरे ये कैसे डॉन बना और अब इब्राहिम कासकर आकर उससे मिला है, क्योंकि इसे ही बात देकर आगे दाऊद जो है वो डोगरी का भाई बनने वाला था। लेकिन ये सब चीज शुरुआत कैसे हुई, उसके पीछे की कहानी अभी तक आपने सुनी। तब जैसे इब्राहिम उससे जुड़ता है, इब्राहिम की मुलाकात होती है उससे, तो ये जो बासुदादा होता है वो देखता है कि इब्राहिम कास्कर में एक अलग ही रौब है। वो था तो सिर्फ हेड कांस्टेबल ही क्राइम ब्रांच में, लेकिन वो उसके साथ आगे जो है दुआ सलाम भी नहीं करता है। जबकि बासुदादा का जब दरबार लगता था, तो उस वक्त अगर पुलिस वाले किसी केस के मामले में भी अ, बासुदादा के पास पूछताछ करने के लिए आते या उन्हें पकड़ने के लिए आते, तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बासुदादा के दरबार में घुस जाए सीधे। वो बाहर ही गेट पर टोपी उतार कर खड़े रहते थे, और जब बासु दादा की नज़र पड़ती थी कि पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, तब उनको बुलाते थे अंदर की क्या बात है बताओ। तो ऐसी धाक थी बासु दादा की, लेकिन इब्राहिम कास्कर उसे भाव नहीं दे रहा था। वो उसे एक नॉर्मल किसी स्मगलर की तरह ही ट्रीट कर रहा था। तो वो कहता है कि रहीम चाचा से बासु दादा, जैसा कि मैंने पढ़ा, मैंने सुना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो उस समय के पत्रकार हैं वो बताते हैं, जिन्होंने रहीम चाचा से खुद ही बात की थी, यानी कि हुसैन जैदी ने। तो वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, वो तो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। तो बासु दादा कहते हैं कि इसको तो अपने बच्चों को खिलौने दिलवाने के लिए भी पैसा नहीं, तो फिर इसमें इतनी अकड़ कैसी है। तो कुछ इस तरह की बात होती है, वो बेइज्जती भी करता है दाऊद के पिता की। लेकिन ये अकेली बात नहीं थी, इसके बाद भी क्या होता है कि दाऊद भी जो लोकल, अब वो डॉन था बासुदादा, तो दाऊद भी उसे जानता था, वो भी दाऊद को जानता था कि इब्राहिम का लड़का है। और इब्राहिम भले ही ईमानदार है, लेकिन उसका बेटा गुंडागर्दी और इन सभी चीज़ों में रहता है। और इन सभी चीज़ों को लेकर ही ना दाऊद की बहस हो जाती है बासुदादा के एक लड़के के साथ, और जो कि दाऊद के एक दोस्त को पीट देता है। ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो इसके बाद दाऊद उसे डरा धमका कर छोड़ देता है, और वो बस इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो बासु दादा का आदमी था। दाऊद इसलिए उसे जाने देता है कि ठीक है जाओ, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। अब यहाँ पे वो बासु दादा का जो आदमी होता है वो क्या करता है कि वो दाऊद की जो है ना, दाऊद के खिलाफ बासु दादा की कान भर देता है कि दाऊद तो आपको माँ बहन की गालियां दे रहा था। जबकि दाऊद ने, कहते हैं कि उस समय ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसने उसको डराया धमकाया था कि तुम्हें बासु दादा की वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा करता। और वो उल्टा जाकर उससे बता देता है बासु दादा कि दाऊद तो आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहा था, सिर्फ यही नहीं आपको माँ बहन की गालियां भी दे रहा था। अब ये जो है वासु दादा, उनको ये सब जानकर रहा नहीं जाता है कि इब्राहिम का लड़का, मतलब इब्राहिम जो मेरे पास भी आता है, मेरे दरबार में भी आता है, जिसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, उसका लड़का मुझे माँ बहन की गालियां देगा। फिर वो क्या करता है, बुलावा भेजता है दाऊद इब्राहिम के पिता को और उसके भाई को, उसको अपने दरबार में बुलाता है वासु दादा। और उसके बाद इब्राहिम कास्कर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। ये तक कह देता है कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। इस तरह से काफ़ी बेइज्जती करता है, और वो भी उसके बड़े बेटे सबीर इब्राहिम के सामने। तब तक जिंदा था सबीर इब्राहिम, जो दाऊद का बड़ा भाई था। इसी घटना के बारे में जब दाऊद इब्राहिम को पता चलता है कि बासु दादा ने उसके परिवार के साथ, उसके पिता के साथ, उसके बड़े भाई के साथ, और पिता की बेइज्जती उसके बड़े भाई के सामने की है, ये बात सुनकर दाऊद को रहा नहीं जाता है, और वो तय कर लेता है कि इस बात का तो बदला लिया जाएगा, फिर चाहे कैसे भी। लेकिन बासु उसके सामने बहुत बड़ा डॉन था। ये पूरी कहानी क्या है, आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि क्या क्या था, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खालिद पहलवान और दाऊद से जुड़ी एक कहानी होगी, और उसके अलावा भी बासु पहलवान से जुड़ी जो है ये कहानी है। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बताता हूँ कि जब दाऊद से रहा नहीं जाता है, तो वो प्लान बनाता है। लेकिन उसको ये भी पता था दाऊद इब्राहिम को कि ये जो बासु दादा है ये पहलवान आदमी है। अगर वो उसके सामने जाकर दो दो हाथ करने जाएगा, तो एक ही बार में पटक के दाऊद को खत्म कर देगा।
इसलिए दाऊद प्लान करता है, वो अपने दिमाग से काम करता था शुरुआत से ही। जब वो 19-20 साल का ही था, 18 साल का ही था, तब से ही वो दिमाग से ही सोचता था और उसने सोच लिया कि वो सामने जाकर हेड टू हेड तो बासु से नहीं लड़ेगा। इसलिए वो प्लान बनाता है, जे स्क्वायर के पास उसका वेट करता है। उसे पता था कि वो जब मस्जिद से निकलेगा तो उसके पास ऐसा कुछ होगा नहीं, लोग भी कम होंगे, तभी उस पर हमला करेगा। और बासु दादा जैसे ही मस्जिद से निकलता है, अपनी मर्सिडीज की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी दाऊद अपने साथियों के साथ सोडा बोतल, आप समझ लीजिए कि उस दौर में मुंबई में ऐसा भी नहीं था, बॉम्बे उस समय तो बॉम्बे था, ऐसा भी नहीं था कि आपको इजीली हथियार मिल जाए, इजीली कुछ मिल जाए। जो ट्रेडिशनल हथियार होते थे वही सब होता था। और दाऊद ने चुना एक डॉन से लड़ने के लिए, जो उस वक्त डोगरी का पहला डॉन था, पहलवान डॉन। उससे लड़ने के लिए वो हथियार चुनता है सोडा की बोतल। और सोडा की बोतल से ही वार कर कर के वो बासु पहलवान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। इस तरह कि बासु पहलवान मरा नहीं था, दाऊद ने उसे उस वक्त मारा नहीं था, लेकिन उसके पूरे घमंड को तोड़ दिया था। यानी बासु पहलवान जिसे लगा था कि लोग मुझे देखते ही डर जाएंगे, थर थर कांपने लगेंगे, उस बासु दादा को बीच बाजार कुछ नए लड़कों ने पीट दिया, लोगों के सामने उसकी इज्जत उतार दी। यही बात जो है वासु दादा को अंदर ही अंदर मार देता है। और इसके बाद तो वो अपने अखाड़े में ही लौट कर जाता है। और दाऊद को ये पता था कि वो अपने अखाड़ा पर लौटेगा, अपने दरबार में लौट जाएगा, तो हो सकता है कि वो दाऊद के खिलाफ कुछ करे। लेकिन वासु दादा का जो घमंड टूटा वही उसकी मौत थी। इधर लेकिन फिर भी दाऊद क्या करता है, उसके पूरे अखाड़ा, उसके पूरे दरबार को भी तहस तहस कर देता है। लेकिन बासु दादा इस तरह खत्म हो चुका था दाऊद के इस आपको एक तरह से कहे खिलाफत से, दाऊद की इस हैरतअंगेज घटना से, कि वो बम्बई छोड़ के ही गायब हो जाता है। कहते हैं कि अपनी इज्जत उतरने के बाद जो बासु दादा डोगरी का पहला डॉन था, वो वहां से निकल जाता है और शायद हैदराबाद चला जाता है, बम्बई से दूर, लोगों की नज़र से दूर, जहाँ वो अपनी धाक बनाया था, जहाँ पर उसने अपना खौफ बनाया था। और इसके बाद वो फिर कभी लौट कर नहीं आया, उधर ही रह गया। लेकिन इसके बाद डोगरी में दाऊद की नई कहानी शुरू हुई, वो कहानी जिसका अंत आज तक नहीं हुआ है। आज भी डोगरी में दाऊद की जो अपराध का नेटवर्क है वो चल रहा है। और इसके बारे में मैं कहानी लेकर आऊँगा। ये कोई पुरानी कहानी नहीं होगी, ये दाऊद की एकदम नई कहानी होगी कि दाऊद का जो दाऊद के जितने सिपाही हैं, जो आज के टाइम में भी एक्टिव है, दाऊद का धंधा चला रहे हैं मुंबई में, उसके बारे में कहानी होगी। हालाँकि जो मुंबई के डोगरी के पहला जो डॉन था, उसकी कहानी अभी आज आपने सुना यहाँ पे पंचप्रकाश की कहानियाँ में, कि डोगरी का पहला डॉन कौन था, जो दाऊद से भी ज़्यादा खतरनाक था, जिससे दाऊद भी डरता था कि उससे 1 टू 1 तो वो नहीं लड़ सकता है, इसलिए सोडा की बोतलों का सहारा वो लेता है। हालाँकि आज रात में जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, वो कहानी जो है वो हुसैन जैदी से ही जुड़ी है। हुसैन जैदी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, हुसैन जैदी साहब के बारे में, तो मुझे पता चला कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू भी लिया था। और वो इंटरव्यू जो अब तक का आप समझ लीजिए कि अखबार में छपा, तो आखिरी इंटरव्यू ही है। और उस इंटरव्यू की क्या कहानी है, दाऊद से आखिर उनकी क्या बात हुई थी, क्या कुछ हुआ था जो उस दौर में इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे भी छपा था, उसकी पूरी कहानी क्या है, उन्होंने दाऊद से कैसे कांटेक्ट किया, कैसे फिर दाऊद से उनकी बात हुई, क्या-क्या बात बात हुई, क्या उन्होंने पूछा, दाऊद ने क्या बताया, ये पूरी कहानी आज रात 8 बजे आप क्राइम कनेक्ट पर देख सकते हैं। फिलहाल अभी की इस लाइव में बस इतना ही। आपको जाते-जाते बता दूँ कि कहानी सुनने के साथ अगर आप पढ़ना भी पसंद करते हैं, तो मेरी एक किताब है, उसने कहा आई हेट राइटर, और आप जाकर ज़रूर इस किताब को भी पढ़िएगा। और अभी की इस लाइव में बस इतना ही। आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, तो वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं किसी और लाइव में या किसी और वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूँगा। हालाँकि आज कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि डोगरी का पहला डॉन कौन था, पहलवान डॉन? वो उसका जवाब आपको आज की इस लाइव की कहानी में मिल गया होगा, नहीं तो आपको वहाँ पे भी मैं कमेंट में वो बता दूँगा।
बाकी आज बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।